स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक व कमेंट करें और शेयर करो। गौतम। एपिसोड 6-10। परीक्षाओं से एक महीने पहले रवि ने अपनी लगभग सारी एकाग्रता समीक्षा करने में लगा दी। जैसे जैसे वह अपनी अभ्यास परीक्षा देता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरे पास आसानी से भारत की नंबर 1 सैन्य अकादमी में जाने का 90% मौका है। यह वही था जो रवि ने सोचा था। 7 जून परीक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है। भारत की परीक्षाएं 7-9 जून तक चलती हैं, जो ग्रैंड निर्माण काल पहले की समय अवधि के समान है। जियांग क्षेत्र का पहला हाई स्कूल। नियमों के मुताबिक सभी परीक्षाएं इसी हाई स्कूल में होंगी। शुभकामनाएं मेरी बेटी। कोई चिंता नहीं पिताजी। स्वीटी, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। हाई स्कूल के गेट के बाहर हाई स्कूल परीक्षा देने वालों और उनके अभिभावकों की एक विशाल घनी भीड़ थी। रवि, परीक्षा देते समय निश्चिंत रहो। अगर तुम शीर्ष सैन्य अकादमी में नहीं भी जाते तो भी रन अप उतना ही अच्छा है, इसलिए आराम करो। रविंद्र ने अपने बेटे की ओर देखा और हंसे। ठीक है, रवि मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। रिप एक तेज आवाज वाली कार का पीछा किया। कार पूरी तरह से काले रंग की थी और एक अभिजात वर्ग की आभा थी। यह सबसे नई स्प्रिंटिंग S600 थी और कई पुलिस वाहन इसकी सुरक्षा कर रहे थे। जैसे ही यह गेट के पास पहुंची, आसपास के लोगों ने इसके लिए रास्ता बना दिया। उनकी निगाहें उस एक कार पर केंद्रित थीं। नवीनतम स्प्रिंटिंग S600 को 100 किलोमीटर घंटा तक गति पकड़ने में मात्र 6 सेकंड का समय लगा। इसकी अधिकतम गति 500 घंटा तक पहुंच सकती थी। कार से केवल 3 लोग बाहर निकले और गेट की ओर चलते हुए एक दूसरे से खुशी खुशी बातें करने लगे। बाईं ओर का गंजा हमारे जियांग क्षेत्र का पुलिस प्रमुख है। दाईं ओर का आदमी शिक्षा बोर्ड का प्रमुख राजेंद्र है। बीच में जो है वो फाइटर होगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि परीक्षण क्षेत्र सुरक्षित है। देखने वालों में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश की निगाहें बीच में खड़े आदमी पर टिकी थीं। उनकी निगाहें सम्मान, उत्साह और जिज्ञासा से भरी थीं। अभी तक मनुष्य और जानवर के बीच की लड़ाई जारी है। आम आदमी को शहर की सीमाओं को छोड़ने की मनाही है। हालांकि लड़ाके एक ऐसा अस्तित्व है जो एक जानवर के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई कर सकता है। पूरा मानव समाज उनके प्रति आभारी है, मानवता के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए धन्यवाद देता है। आम आदमी स्वाभाविक रूप से उनकी प्रशंसा करता है। लड़ाके मानवता का अलौकिक समूह है। तो वह एक फाइटर है, उस आदमी को देख रहा था। हर बार जब कोई परीक्षा होती है तो मैदान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग हमेशा फाइटर्स पर आती है। फाइटर। रवि ने देखा। फाइटर के पास एक आभा थी जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देती थी। उसकी आंखें ठंडे जंगल में एक जहरीले सांप की तरह थीं। चलते समय वह एक बार भी मुस्कुराया नहीं। पुलिस प्रमुख और प्रमुख राजेंद्र की ओर उसने कभी कभी अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्पष्ट रूप से वह उनके साथ परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। बहुत दूर नहीं, भविष्य में मैं भी फाइटर का पद हासिल करूंगा, रवि ने खुद से सोचा। का हाई स्कूल का बड़ा गेट धीरे से खुला। तुरंत एक तेज आवाज आई। प्रवेश करने का समय हो गया है। रवि, आपके पिताजी और भाई आपकी परीक्षा समाप्त होने तक यही प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, रवि मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। भाई। रवि अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गया और अपनी मुट्ठी उठा ली। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, रवि ने भी अपनी मुट्ठी उठा ली। जैसे ही रवि ने अपना सिर घुमाया, सभी लोग गेट की ओर बढ़े और एक एक करके निरीक्षण से गुजरे। परीक्षण कक्षा के अंदर परीक्षक के निरीक्षण के लिए आपका परीक्षा प्रमाण पत्र और आईडी आपकी मेज के शीर्ष दाईं ओर रखा जाता है। उसके बाद परीक्षण पास कर दिए गए। उद्धरण चिन्ह। वर्ष 2056 भारत सिटी हाई स्कूल विज्ञान परीक्षा संस्करण 1 के शीर्ष पर सबसे स्पष्ट पंक्ति। पहला दौर विज्ञान है। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उसने उन्हें पहले भी देखा हो, रवि ने खुद से सोचा, ये समस्याएं इतनी कठिन नहीं है। यदि ये काफी कठिन नहीं है तो विज्ञान में मेरा लाभ प्रदर्शित करना कठिन होगा। मुझे लगता है कि मैं केवल ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल भी अंक न खोऊं। रवि ने तुरंत अपना सिर दबाया और लिखना शुरू कर दिया।
हाई स्कूल परीक्षा में 3 परीक्षाएं होती हैं। विज्ञान, उदार कला और गणित। प्रत्येक परीक्षा 250 अंकों की होती है, जिससे कुल 750 अंक संभव होते हैं। विज्ञान का अर्थ भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। उदार कला का अर्थ भाषा, इतिहास, राजनीति और भूगोल है। गणित स्वाभाविक रूप से केवल गणित को संदर्भित करता है। ब्रह्म निर्माण काल बाद मानवता, विशेष रूप से राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई के दौरान प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को बढ़ाने की सख्त कोशिश की। इस वजह से सभी को गणित के महत्व का एहसास हुआ। कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में सफल होने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को गणित में एक मजबूत आधार होना चाहिए। तो शिक्षा में गणित अधिक महत्वपूर्ण हो गया। रवि लिबरल आर्ट्स में थोड़ा कमजोर था, लेकिन गणित में उसका बहुत बड़ा लाभ था। 7 जून विज्ञान परीक्षा, 8 जून लिबरल आर्ट्स परीक्षा। पलक झपकते ही यह पहले से ही 9 जून है। परीक्षण कक्षा के अंदर गणित की परीक्षा अभी अभी पास हुई है। अब बस यह गणित की परीक्षा बाकी है। रवि ने एक गहरी सांस ली। विज्ञान की परीक्षा बहुत कठिन नहीं थी, इसलिए मुझे उसमें काफी अच्छा करना चाहिए था। मैंने अपनी लिबरल आर्ट्स परीक्षा में भी सामान्य प्रदर्शन किया। दूसरे शब्दों में, उन 2 परीक्षाओं के लिए मेरे ग्रेड वही होने चाहिए जो मुझे आमतौर पर मिलते हैं। जब तक मैं इस गणित की परीक्षा में गड़बड़ी नहीं करता, मैं निश्चित रूप से भारत की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पा सकता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। खुद को प्रोत्साहित करने के बाद रवि ने अपना सिर नीचे किया और परीक्षा शुरू कर दी। पूरी कक्षा में एकदम सन्नाटा था। कई छात्रों की भौहें सिकुड़ने लगी, जिससे पता चला कि समस्याएं काफी कठिन थीं। हर साल हाई स्कूल की गणित की परीक्षा की समस्याएं कभी आसान नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं होती हैं जो मानवता की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को चुनती हैं। यह बहुत कठिन है, यहाँ तक कि रवि को भी कठिनाई महसूस हुई, पिछले साल की समस्याओं से भी कठिन। हालांकि जितना कठिन उतना अच्छा। उद्धरण चिन्ह। अगर समस्याएं आसान होती तो गणित में रवि से कमजोर लोग शायद 220 अंक प्राप्त कर पाते। रवि केवल 230 अंक ही प्राप्त कर पाता, इसलिए उसका लाभ वास्तव में प्रदर्शित नहीं होता। हालांकि अगर समस्याएं कठिन हैं, रवि शायद 210 अंक प्राप्त कर पाता, जबकि उससे कमजोर लोग केवल 150 अंक ही प्राप्त कर पाते। इस मामले में रवि का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये एक टूटने की आवाज सुनाई दी। परीक्षक ने तुरंत आवाज की दिशा की ओर देखा, लेकिन यह एक छात्र था जिसने अपने हाथ में बॉल पॉइंट पेन तोड़ दिया था। इस छात्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने दांत भींचे। जैसे ही उसने अपनी परीक्षा को देखा, यह स्पष्ट था कि यह बहुत कठिन थी। उसके बाद उसने अपनी टूटी हुई कलम एक तरफ फेंक दी और दूसरी निकाली और अपनी परीक्षा जारी रखी। छात्रों के चेहरों से मैं बता सकता हूँ कि इस वर्ष की गणित की परीक्षा वास्तव में कठिन है, परीक्षक ने मन ही मन सोचा। वास्तव में कमरे में अनिवार्य रूप से हर एक व्यक्ति की भौहें सिकुड़ी हुई थी और वे गहरी कड़वी सोच में डूबे हुए थे। कई छात्र इतने घबरा गए थे कि आंसू बहने लगे। जिन छात्रों की गणित की क्षमता पहले से ही कमजोर थी, वे केवल यही सोच सकते थे, यह समस्या नहीं कर सकते, वो समस्या नहीं कर सकते, फिर भी यह तीसरी समस्या नहीं कर सकते। इस तरह की परीक्षा को देखकर छात्र टूटने के कगार पर थे। 1 घंटे बाद परीक्षण कक्षा। इस समय रवि ने पहले ही बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान भरे इन प्रश्नों को हल कर लिया है। अब केवल गणना की समस्याएं बची हैं। गणित की परीक्षा में बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान भरे इन समस्याओं को मिलाकर केवल 90 अंक ही मिलते हैं। गणना की समस्याएं, 5 बड़ी समस्याएं, मिलाकर 160 अंक मिलते हैं। केवल इस प्रकार की समस्याएं ही छात्र की गणितीय क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम थीं। यह वास्तव में कठिन है। मैं रिक्त स्थान भरने वाली 2 समस्याओं को भी हल नहीं कर सका। रवि ने गहरी सांस ली। नीचे गणना की समस्याएं हैं। यहाँ सबसे अधिक अंक हैं। सिर्फ एक और हल करने से 30-40 अंक और मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। 5 गणना समस्याओं में से उनमें से 4 30 अंकों की हैं, जबकि अंतिम 40 अंकों की है। रवि को पहले से ही एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसने पहली गणना समस्या को देखा था।
रवि अपने स्क्रैप पेपर पर सोचता और गणना करता रहा। हाँ, इस भाग को थोड़ा बदलो, उसे उलट दो, और अब क्या मैं इसे अपनी इच्छानुसार नहीं बदल पाऊंगा? रवि की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। लिखो, लिखो, लिखो। अगर आप बस इसके बारे में सोचे तो यह समस्या वास्तव में हल करना काफी आसान है। रवि ने आसानी से पूरी समस्या एक सांस में समाप्त कर दी और फिर अपने काम को दोबारा जांचा। हाँ, पहली समस्या हल हो गई। रवि ने अपनी बाईं कलाई पर अपनी घड़ी देखी और उसका दिल धड़क उठा। पहली समस्या मुझे 20 मिनट लगी। मुझे गति पकड़ने की जरूरत है। रवि ने अपना सिर नीचे किया और दूसरी समस्या को देखा। थोड़ा देखने के बाद रवि को लगा कि यह आसान है और उसने अपने स्क्रैप पेपर पर गणना करना शुरू कर दिया। हम सही नहीं है। रवि को लगा कि वह सही दिशा में नहीं सोच रहा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मैं इस समस्या पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? रवि ने घबराहट में सोचा। इस समय रवि की घड़ी में पल्स संख्या बढ़ने लगी। 120, 125, 130, 140, 150। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूँ। बस यह प्रमाण और मैं 30 अंक अर्जित कर सकता हूँ। मैं इस भाग को कैसे हल करूँ? रवि तेजी से घबरा रहा था। आपको परीक्षणों में अपना समय बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक गणित की गणना की समस्या बहुत सारे अंकों के लायक थी। हर हाई स्कूल का छात्र जो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, वह इनमें से बहुत सारी समस्याओं को नहीं छोड़ सकता। इस समय रवि अपने टेस्ट पर इतना केंद्रित था कि उसने अपने पल्स मीटर पर ध्यान नहीं दिया। 160, 170, 180। थम थम थम। रवि को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल पर जोर से धड़क रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और आखिरकार उसे एहसास हुआ, मेरे साथ क्या गलत है? मेरे दिल में इतना दर्द क्यों है? रवि ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी पर प्रदर्शित अपने पल्स मीटर को देखा। 230। इस संख्या ने रवि के चेहरे का पूरा रंग बदल दिया। जब से वह 12 साल की उम्र में कोमा में चला गया और इस घड़ी को खरीदा, उसने कभी भी अपनी हृदय गति को 180 से ऊपर नहीं जाते देखा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवि को लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे उसकी हृदय गति बढ़ती गई, उसका खून उफान पर था और रवि के मस्तिष्क की गहराई में अवर्णनीय मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसके मस्तिष्क से दर्द। वह परीक्षक रवि की ओर दौड़ा और उसे आश्चर्य से देखने लगा। इस समय रवि ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून बहने वाला है। उसके माथे और हाथ की नसें फट रही थी और उसके दिल के साथ साथ धड़क रही थी। उसका पूरा शरीर घिनौना लग रहा था। नहीं, धीरे करो, धीरे करो। रवि को आने वाली बात का बुरा आभास था और वह अपने विचारों में चिल्ला रहा था, अपनी घड़ी को घूर रहा था। 236.242.251। उद्धरण चिन्ह। धप धप धप। उसका दिल एक बड़े ड्रम की तरह एक धीमी आवाज की लहरें छोड़ रहा था। उसका खून लगातार बढ़ रहा था। अपनी धुंधली दृष्टि में रवि ने 268 नंबर देखा और उसके सिर में दर्द के कारण वह बेहोश हो गया। गौतम। एपिसोड 7। डिंग डिंग डिंग। जियांग क्षेत्र के पहले हाई स्कूल के अंदर घंटी तेजी से बजी। जो अभिभावक स्कूल के बाहर घास पर या सड़क पर बैठे थे, वे सभी खड़े हो गए। अभिभावकों ने गेट से स्कूल के अंदर देखा। चहल पहल वाले सभी छात्र परीक्षा क्षेत्र से बाहर चले गए। साल 2056 भारत शहर की हाई स्कूल परीक्षाएं आधिकारिक रूप से खत्म हो गई हैं। सभी छात्रों को अब बस अपने परिणामों का इंतजार करना है, जो 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। हारून, एक गंजा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो सुसंस्कृत लग रहा था, अपने बेटे की ओर मुस्कुराता हुआ गेट के बाहर खड़ा था। पिताजी, चेतन ने उनकी ओर जाते हुए हंसा। आपने कैसा किया? अधेड़ उम्र का व्यक्ति हंसा। चरण ने अपना सिर हिलाया। बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरें और गणना की समस्याओं में कई कठिन समस्याएं थीं, विशेष रूप से गणना वाले। उनमें से 5 थे, लेकिन मैं केवल 2 को हल कर सका। अन्य 3 के लिए मैं केवल उनके कुछ हिस्सों को हल करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सका। प्रक्रिया के अनुसार मुझे इसके लिए अभी भी कुछ अंक प्राप्त करने चाहिए। ओह! चेतन के पिता राजीव लॉन्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि आपका गणित का ग्रेड थोड़ा कम होने वाला है। कोई बात नहीं पिताजी।
यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए कठिन था। चेतन हंसे। गणित की सभी समस्याएं थोड़ी कठिन थीं, इसलिए मुझे यकीन है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक कम हो जाएंगे। मुझे बिना किसी समस्या के एक सैन्य अकादमी में प्रवेश मिल जाना चाहिए। ओह हाँ। राजीव लॉन्ग हंसे। इससे पहले जब हम आपकी परीक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेतन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पिताजी, आपका मतलब रवि है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उस रवि को एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया था। कई लोगों ने घटना को घटित होते देखा। राजीव लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। अगर आप सुने तो आसपास के कई माता पिता अपने बच्चों को इस घटना के बारे में बता रहे हैं। रवि बेहोश हो गया। उद्धरण चिन्ह। चेतन ने चारों ओर देखा और ध्यान से सुना। वास्तव में कई परिवार एक छात्र के बारे में बात कर रहे थे जो परीक्षण के दौरान बेहोश हो गया था। उसने स्पष्ट रूप से कई लोगों को रवि का नाम लेते हुए भी सुना। हाँ, इस पैसेहीन व्यक्ति के भी ऐसे दिन आते हैं। हाँ, चेतन अपनी हंसी रोक नहीं सका। पिताजी, हालांकि आप यह नहीं जानते, यह व्यक्ति हमेशा स्कूल में मेरे लिए परेशानी का कारण बनता है। चेतन ने गुस्से में कहा। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है और हर चीज में मुझसे अधिक कुशल है। यहाँ तक कि इस व्यक्ति के भी ऐसे दिन आते हैं। चेतन खुश था क्योंकि रवि के प्रति उसका गुस्सा बहुत अधिक था। सच तो यह है कि रवि कभी भी इस चेतन की परवाह नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि चेतन रवि को एक प्रतिद्वंद्वी की तरह मानता रहता है। चूंकि रवि के ग्रेड और मार्शल आर्ट कौशल सभी उसके स्वाभाविक से अधिक हैं, इसलिए उसे कष्ट हुआ। हाँ, इस आदमी ने कभी वास्तविक दुनिया नहीं देखी है और वह बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में था। वह इसे संभाल नहीं सका और गिर पड़ा। उसे अनदेखा करो। जाओ, तुम्हारे चाचा को पता है कि तुम्हारी परीक्षा आज समाप्त हो गई है और उन्होंने तुम्हारे लिए एक भोज का आयोजन किया है। चलो चले। राजीव हंसा। चाचा। उद्धरण चिन्ह की आंखें चमक उठी। झांग परिवार जियान क्षेत्र में समृद्ध होने में सक्षम होने का एकमात्र कारण उसके चाचा का धन्यवाद है, क्योंकि उसके चाचा एक लड़ाकू है। कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। रवि के मनोवैज्ञानिक गुणों की प्रशंसा डोजो ऑफ लिमिट्स के प्रशिक्षकों ने पहले भी की है। वीर सिंह और रवि सच्चे भाई थे, भले ही खून के रिश्ते से न हो। वीर, इसमें कोई गलती नहीं है। हमने इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा। उस रवि के पिता और उसके विकलांग भाई ने उस पल घबराकर अस्पताल की ओर भागे। वीर के पिता भी उनके पीछे गए। अस्पताल, यह सबसे नजदीक वाला होना चाहिए। पिताजी, माँ, मैं रवि को देखने जा रहा हूँ। मैं दोपहर का खाना बाद में खाऊंगा। बिना देर किए वीर ने अपनी परीक्षण सामग्री अपने माता पिता को सौंपी और अस्पताल की ओर भागा। जियान क्षेत्र के लोगों के अस्पताल के अंदर रवि अपने पिता और भाई के साथ अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर चलते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। रवि शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में केवल पछतावा भर था। हालांकि रवि जानता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आप केवल इसे स्वीकार कर सकते हैं। रवि, रवि, दूर से एक आवाज आई। रवि स्रोत की ओर मुड़ा और दूर से एक छोटी सी छाया को अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर भागते हुए देखा। यह उसका अच्छा भाई वीर था। वीर को देखकर रवि भावुक हो गया। वह इतनी जल्दबाजी में भागा कि उसकी शर्ट पसीने से भीग गई। वीर, गणित के हिस्से की अंतिम 3 गणना की समस्याएं कितनी कठिन थीं। रवि अंतिम 3 समस्याओं को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए यदि वे बेहद कठिन थे और कई लोग उन्हें नहीं कर सके, तो उसके ग्रेड में अभी भी कुछ उम्मीद होगी। काफी कठिन, वीर ने सिर हिलाया। इस साल की गणित की सभी समस्याएं बहुत कठिन थीं। उसके पास अभी भी आशा की एक किरण थी। 16 जून को रात 8 बजे आप फोन या इंटरनेट के जरिए अपना परीक्षा ग्रेड देख सकते हैं और विभाजन रेखा भी सामने आ जाएगी। 16 जून शाम 7 बजे के करीब रवि का घर, केवल रवि ही उस कमरे में था जो रवि और राजू दोनों का था। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठा था और बार बार वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा था। परीक्षा के नतीजे रात 8 बजे आते हैं, लेकिन आमतौर पर वे इसे थोड़ा पहले जारी करते हैं। मुझे डर है, मैं भारत की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं पा सकता हूँ। हालांकि मैंने बहुविकल्पीय रिक्त स्थान भरे और गणित भाग पर गणना अनुभाग की पहली 2 समस्याएं पूरी कर ली। भले ही मैंने दूसरी समस्या पूरी नहीं की, लेकिन मैंने काफी कदम लिखे, जिससे मुझे कुछ अंक मिलने चाहिए। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं स्नातक बनने में सक्षम होऊंगा।
अगर मैं विभाजन रेखा तक पहुंच सकता हूं, तो मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में प्रवेश पा सकता हूं। दो अकादमियों के बीच पहला स्पष्ट रूप से बेहतर है। हालांकि बहुत उच्च स्कोर की आवश्यकता है, इसलिए रवि ने पहले ही उसे छोड़ दिया था। हालांकि नंबर 2 सैन्य अकादमी के लिए अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। रवि की आंखें चमक उठी। परीक्षा परिणाम वेब पेज ने वास्तव में रिफ्रेश करने के बाद कुछ नया प्रदर्शित किया। भगवान कृपया मेरी थोड़ी मदद करें और मुझे विभाजन रेखा पार करने दे। जब तक मैं इसे पास कर लेता हूँ, मैं नंबर 2 सैन्य अकादमी में प्रवेश पा सकता हूँ। रवि चिंतित और बेचैन था। फिर उन्होंने अपना नाम, आईडी और परीक्षा प्रमाण पत्र टाइप किया और खोज बटन दबाया। खोज। लैपटॉप पेज थोड़ा चमक गया और जल्द ही एक फॉर्म प्रदर्शित हुआ। छात्र रवि, लिंग पुरुष, आईडी 426123203806083211, परीक्षा प्रमाण पत्र 5878643567890766, उदार कला 216, विज्ञान 223, गणित 118, कुल 557, विभाजन रेखा 561, गौतम, एपिसोड 8, 557 अंक, विभाजन रेखा 561 अंक है। रवि ने गहरी सांस ली। सिर्फ 4 अंक। सिर्फ इन 4 अंकों की वजह से मैंने एक सैन्य अकादमी में जाने का मौका खो दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि 12 साल की पढ़ाई के बाद यह हुआ। अगर मैं एक सैन्य अकादमी में नहीं जा सकता तो ऐसा ही हो। कोई बड़ी बात नहीं है। रवि ने अपनी निगाह केंद्रित की और अपने दाहिने हाथ को ब्लेड के आकार में बनाया। फिर उसने अपने सामने की जगह में एक क्षैतिज कट बनाया। हाथ की गति के कारण हवा हिंसक रूप से कांपने और हिलने लगी। इस बार के कोमा की बदौलत मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि मेरी वर्तमान शारीरिक फिटनेस एक लड़ाकू बनने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच गई हो। अगर मैं सिर्फ 1 या 2 महीने गंभीरता से और कठोरता से प्रशिक्षण लेता हूं, तो मुझे संभावित फाइटर परीक्षा पास करने में सक्षम होना चाहिए। रवि की अनुकूलन क्षमता बहुत अधिक है। उनके परीक्षा स्कोर विभाजन रेखा तक नहीं पहुंचे, जिससे उन्हें झटका लगा। हालांकि कोमा ने उनकी ताकत बढ़ा दी, जिससे उन्हें फिर से आत्मविश्वास मिला। आखिरकार एक सैन्य अकादमी के स्नातक की स्थिति एक लड़ाकू से बहुत दूर है। रवि ने दरवाजा खोला और लिविंग रूम में प्रवेश किया। लिविंग रूम में रविंद्र, रीना और रवि सभी ने अपना सिर घुमाया। उनमें से तीनों चिंतित थे। रीना भी खड़े हो गए और रवि की ओर चले गए। रवि, हम आपको अपने स्कोर के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम केवल आपकी बीमारी को दोष दे सकते हैं। यह बीमारी अब कैसे काम करना शुरू कर सकती है? इसने इतने सालों से काम नहीं किया है। भाई, आप सदमे में नहीं हैं। जब रवि अपने कमरे के अंदर अपने ग्रेड की जांच कर रहा था, तो परिवार के बाकी सदस्यों ने राजू के लैपटॉप का उपयोग रवि के परिणामों की जांच करने के लिए किया और 4 अंकों के अंतर के बारे में जाना। हालांकि वे थोड़े निराश थे, लेकिन वे खुद रवि के बारे में अधिक चिंतित थे। रवि हंसे। बेशक मैं सदमे में नहीं हूँ। पिताजी, माँ, इस बीमारी को दोष मत दो। वास्तव में हमें आभारी भी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, आभारी, उद्धरण चिन्ह, आभारी, उद्धरण चिन्ह, आभारी, उद्धरण चिन्ह। रविंद्र, रीना और राजू सभी हैरान थे। हाई स्कूल की परीक्षाएं किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अब जब रवि की परीक्षाएं बीमारी के कारण बर्बाद हो गईं, तो कोई इसके प्रति आभारी कैसे हो सकता है? पिताजी, माँ, राजू, रवि थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं छोटा था तो मुझे 2 बार कोमा हुआ था और मैं बेहोश हो गया था। वास्तव में जब मैं उन कोमा से जागा तो मुझे लगा कि मेरी ताकत बहुत अधिक बढ़ गई है और मैं तेजी से दौड़ने में सक्षम हूँ। इस बार भी वैसा ही है। मुझे लगता है कि मेरी फिटनेस का स्तर पहले की तुलना में बहुत बेहतर है और मेरा अनुमान है कि मैं संभावित फाइटर परीक्षा पास कर सकता हूँ। क्या? रविंद्र, रीना एक दूसरे को देखा। भाई, क्या तुम गंभीर हो? राजू खुद को रोक नहीं सका। बेशक मैं गंभीर हूँ, रवि थोड़ा मुस्कुराया। संभावित लड़ाकू परीक्षा पास करने के बाद मैं लड़ाकू युद्ध परीक्षा के लिए आवेदन कर पाऊंगा। मुझे अपनी लड़ाकू क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मैं इस साल लड़ाकू का पद भी हासिल कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रविंद्र, रीना और राजू इस खबर से अभिभूत थे।
एक लड़ाकू। यह क्या दर्शाता है? यह मानवता के सबसे शक्तिशाली समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष विशेषाधिकारों और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ढेर सारे पैसे का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर मौजूद लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब आप एक लड़ाकू बन जाते हैं तो यह आपके परिवार को कई लाभ पहुंचाएगा। यह एक सैन्य अकादमी में एक कुलीन छात्र बनने से कहीं बेहतर है। हमारे परिवार से एक लड़ाकू आने वाला है। राजू चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ भाई, आप कमाल हैं। उद्धरण चिन्ह। थैंक, बढ़िया। रविंद्र ने भी उत्साह से रवि के कंधे को थपथपाया। फाइटर बनना बहुत अच्छा है। एक फाइटर की तुलना में मिलिट्री अकादमी के ग्रेजुएट में ऐसा क्या अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। अब तक पृथ्वी पर सभी फाइटर्स की समाज में प्रशंसा और सम्मान किया जाता है। यह देखकर कि उसके माता पिता और भाई कितने खुश थे, रवि हंसे। पिताजी, माँ, मेरे वास्तव में परीक्षा पास करने से पहले हम बहुत खुश नहीं हो सकते। एक 18 वर्षीय फाइटर। राजू उत्साह से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर मेरा भाई वास्तव में 18 वर्षीय फाइटर बन जाता है तो वह भी बहुत बहुत शानदार होगा। उसके अगले दिन सुबह 5 बजे आसमान उजला था। रवि घर से अभी अभी निकला था और डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर जा रहा था। इस समय यहाँ मुश्किल से कोई है। कुल मिलाकर करीब 30 से 40 हजार सदस्य हैं। डोजो प्रशिक्षक केवल रात में ही पढ़ाते हैं, इसलिए रात का समय ऐसा होता है जब सबसे ज्यादा लोग होते हैं। रवि सड़क पर स्थित कुलीन सदस्य की इमारत की ओर बढ़ गया। गड़गड़ाए एक धीमी ध्वनि तरंग दूर तक गई। हम। उद्धरण चिन्ह। रवि ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और एक सुंदर सफेद रेस कार देखी। जैसे ही यह धीरे धीरे डोजो में प्रवेश किया, रवि ने ध्यान से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन एक सांस ली। एस्टन मार्टिन की रेस कार। और यह उड़ने की क्षमता वाली सबसे नई और सबसे महंगी भी है। थर -191। उद्धरण चिन्ह। उनके भाई को वास्तव में रेस कारें पसंद थीं। घर पर उसने राजू को इस थर -191 की प्रशंसा करते सुना। यह एक एस्टन मार्टिन है। यह एक 191 भी है। यह उड़ सकती है। ठीक इसी समय रेस कार एलीट मेंबर की बिल्डिंग के गेट के सामने रुकी। दरवाजा खुला और एक छोटे कद का, लाल बालों वाला, साफ तौर पर रंगा हुआ आदमी डोजो प्रैक्टिस यूनिफॉर्म पहने हुए बाहर आया। उसकी नजरें बेतरतीब ढंग से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थीं। उसने नियमित डोजो छात्रों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रवि पर थोड़ा रुक गया। हालांकि बिना कुछ कहे वो बिल्डिंग में घुस गया। यह एक फाइटर है। रवि की आंखों में चमक आ गई। रवि फाइटर की नजर से दबाव महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी नजर है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है और जिसने मौत तक की कई लड़ाइयों का अनुभव किया है। विशाल डोजो प्रशिक्षण हॉल खाली था, वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। अभी सुबह के लगभग 5 बजे थे। रात में भी आमतौर पर 20 से ज्यादा लोग नहीं होते। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है। रवि ने आगे बढ़कर मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन को प्लग इन किया। इसे चालू करने के बाद उसने गति जांचने वाली मशीन को चालू किया जो बहुत दूर थी। मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन के सामने खड़ा था। शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। रवि ने गहरी सांस ली। उसने अपनी कमर को केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जिससे उसकी शक्ति निकल गई। यह उसके शरीर के आर पार एक विशाल अजगर की तरह निकल गया और उसकी बाह में एक विस्फोटक शक्ति पैदा कर दी। उसकी मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह थी और अचानक मशीन पर की आवाज पैदा हुई। डीआई डीआई डीआई। मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन ने लगातार 3 आवाजें निकाली। रवि की आंखें चमक उठी। आमतौर पर मशीन इस तरह की आवाज नहीं करती है। यह आवाज केवल एक स्थिति में निकलती है। मुट्ठी की ताकत 1000 किग्रा से अधिक हो गई हो। हम। रवि ने मशीन के डिस्प्ले को देखा। 1089 किग्रा। इतना अधिक। उद्धरण चिन्ह। रवि खुश था। एक लड़ाकू के लिए आवश्यक मुट्ठी की ताकत 900 किग्रा थी। हाँ। रवि ने उत्साह से बिजली की तरह मुक्का मारा, अपने पूरे शरीर को बाएं और दाएं हिलाया। की आवाजें जारी रहीं। मानो पलक झपकते ही रवि ने लगभग 20 बार मुक्का मारा और मशीन के डिस्प्ले पर कई संख्याएं स्क्रॉल होती हुई दिखाई दी। 956 किग्रा, 989 किग्रा, 923 किग्रा, 965 किग्रा।
अब मैं अपनी गति का परीक्षण करूंगा। रवि ट्रैक की ओर बढ़ गया। जब तक मेरी गति मेरे स्वाभाविक रूप से उपहार में दी गई प्रतिक्रिया की गति के साथ जो पहले से ही एक लड़ाकू के लिए योग्य थी, तब मैं निश्चित रूप से भावी लड़ाकू परीक्षा पास कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रवि ने अपनी सांस को समायोजित किया। फूश। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो ट्रैक से उड़ रहा था। रेनू, हमारी आखिरी मुलाकात को कितने समय हो गया है? अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा मुस्कुराया। शायद लगभग 3 साल। उस समय का वह अपरिपक्व बच्चा इतना मशहूर हो गया। मैंने सुना है इस बार आपने लगभग 100 मिलियन कमाए हैं। हो, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह सब किस्मत थी। लाल बालों वाला आदमी हंसा। भाई जियान, उस समय डीआई निचली मंजिल से एक कमजोर आवाज आई जिसने दोनों पुरुषों को चौंका दिया और आश्चर्यचकित कर दिया। नीचे मुट्ठी की ताकत परीक्षण मशीन शुरुआती लोगों के लिए है। एक बार 1000 किलोग्राम तक पहुंचने पर यह इस तरह की आवाज करती है। गंजे अधेड़ उम्र के आदमी ने आश्चर्य से कहा, यहाँ सुबह 5 बजे भी कोई अभ्यास कर रहा है। चूंकि यह 1000 किलोग्राम से अधिक है, तो क्या यह हो सकता है? ये दोनों लोग सीढ़ियों से उड़कर आए प्रेत की तरह थे। पलक झपकते ही वे चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल के ट्रेनिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर चले गए। काली शर्ट पहने गंजा अधेड़ आदमी और सफेद शर्ट पहने लाल बालों वाले आदमी ने ट्रेनिंग हॉल के अंदर देखा। इस समय रवि ट्रैक के सामने खड़ा था और जल्द ही उड़कर आगे निकल गया। 28.1 मीटर सेकंड। गंजे अधेड़ आदमी और लाल बालों वाले आदमी दोनों ने स्पीड टेस्ट मशीन पर प्रदर्शित नंबर देखा। यह रवि 1000 किलोग्राम से अधिक ताकत और 28.1 मीटर सेकंड की अविश्वसनीय गति। गंजा अधेड़ आदमी चौंक गया। भाई, यह लड़का काफी जवान लगता है। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही एक फाइटर के लिए आवश्यक फिटनेस स्तर पर पहुंच गया है। लाल बालों वाले आदमी ने चकित होकर कहा। उसने इस साल अपना 18वां जन्मदिन मनाया है। 18? इतनी कम उम्र? लाल बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठी। इस समय लू फैंग चौंक गया, जिसने प्रवेश द्वार पर उसे देखा। लाल बालों वाला आदमी फाइटर है जो अपनी रेस कार में आया था, जबकि गंजा मध्यम आयु वर्ग का आदमी डोजो ऑफ लिमिट्स का मास्टर है, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति और अधिकार है। डोजो के नियमों के अनुसार प्रत्येक छात्र उसे प्रशिक्षक कहता है। प्रशिक्षक? रवि ने अभिवादन में चिल्लाया। यहाँ आओ प्रशिक्षक। जितेंद्र हंसे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने तेज हैं। आप पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जो एक फाइटर के लिए आवश्यक है। मुझे आपका परिचय कराने दें। यह आपके सीनियर रानू हैं। रेनू, उन्हें आपका नाम बताने में कोई समस्या नहीं है। हो सकता है भविष्य में हमारे बीच किसी प्रकार की बातचीत हो। जितेंद्र ने रवि की ओर देखा और हंसा। रवि, चूंकि तुम 18 साल के हो तो तुमने अपनी हाई स्कूल की परीक्षाएं सही से दी होंगी। उसके नतीजों को अनदेखा करो। स्कूल जाने का क्या मतलब है? बस संभावित फाइटर की परीक्षा देने पर ध्यान दो। अरे हाँ, 1 जुलाई को अपने संभावित फाइटर की परीक्षा देने के लिए दिल्ली शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स में जाओ। अपनी मौजूदा ताकत के साथ तुम आसानी से पास हो जाओगे। हाई स्कूल की परीक्षाएं? रेनू ने हंसते हुए कहा, कॉलेज में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा है। तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें अपना सब कुछ उसमें लगाना चाहिए। अभी तुम्हें अपना सारा ध्यान मार्शल आर्ट में लगाना चाहिए। बच्चे, जब तुम फाइटर बन जाओ तो हमारे डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ये दोनों फाइटर बहुत ऊंचे पदों पर थे। समाज के अमीर और राजनेता उनके लिए कुछ भी नहीं थे। वे युवा रवि के उनके साथ जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। गौतम। एपिसोड 9। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख होने लगा है, इसलिए मैं उन्हें अब से लिखूंगा। अब तक जिनका उल्लेख किया गया है वे हैं पृथ्वी डॉलर और भारत पैसे। एक पिंग 3.3 वर्ग मीटर है। रेनू सही है। जितेंद्र ने रवि को देखा और गंभीरता से कहा, रवि, आप बहुत तेज गति से सुधार करते हैं। हमारे जियान क्षेत्र के डोजो ऑफ लिमिट्स में आप शायद अब तक के सबसे तेज सीखने वाले हैं। आपने 16 साल की उम्र में मेरे डोजो ऑफ लिमिट्स में प्रवेश किया। अब आप 18 वर्ष के हैं और आप पहले ही एक योद्धा की सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि आप कॉलेज जाते हैं और वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, वहां अपने 4 साल बर्बाद करते हैं, तो यह वास्तव में एक अपराध होगा। उद्धरण चिन्ह।
आपको पता होना चाहिए कि आप 16 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक सबसे तेजी से सुधार करते हैं। कॉलेज के 4 साल वास्तव में एक फाइटर के लिए खुद को प्रशिक्षित करने का सबसे आसान समय होता है। एक फाइटर के दृष्टिकोण से इन 4 वर्षों को अध्ययन करने में बर्बाद करना वास्तव में एक बड़ा पाप है। ओह, रवि थोड़ा हैरान था। भगवान, लगता है कि मेरी परीक्षा में असफलता इतनी बुरी नहीं थी। रवि, जब आप आधिकारिक रूप से फाइटर बन जाते हैं तो आप मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल क्यों नहीं होते? उद्धरण चिन्ह। जितेंद्र मुस्कुराया, जब तक आप मेरे डोजो के लिए फाइटर बन जाते हैं, मैं आपके लिए एक विशेष निजी विला की व्यवस्था करूंगा। बेशक आप इसे बेच नहीं सकते। आपको कम से कम 20,000 भारत डॉलर प्रति माह का वेतन भी मिलेगा। मेरे लिए एक निजी विला। 20,000 भारत डॉलर का शुरुआती वेतन। भारत ने एक सांस ली। 20,000 ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक निजी विला बहुत ज्यादा था। अब तक भारत में कुल मिलाकर केवल 6 मानव मुख्यालय हैं। दूसरे शब्दों में 6 प्रमुख शहर। भूमि अत्यंत मूल्यवान और कीमती है, इसलिए एक विला पर बहुत अधिक कर लगाया जाएगा। एक सामान्य घर में एक पिन की कीमत दसियों से लेकर सैकड़ों हजारों तक होती है। इस वजह से कई लोग सस्ते किराए के घरों में रहने लगे हैं। सामान्य घर पहले से ही बहुत महंगे हैं। एक विला या हवेली में एक पिन की कीमत कुछ 100,000 भारत डॉलर होगी। और निजी विला अब तक सभी देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं। आप उनमें सिर्फ पैसे से नहीं रह सकते। आपके पास एक में रहने के लिए पैसा, शक्ति और एक विशेष पद होना चाहिए। विशाल कर को ध्यान में रखते हुए निजी विला में एक पिन की कीमत लाखों में होगी। एक छोटा निजी विला लगभग 300 पिंग का होगा, जो आसानी से 200 से 300 मिलियन है। रवि ने अपनी सांस रोककर कहा, भले ही मुझे इसे बेचने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक परिवार के लिए उस निजी विला में रहना इस दुनिया में जन्म लेने के लायक है। 2 या 3 बिलियन तो क्या? चेतन के पिता, एक टाइकून, शायद इस तरह के निजी विला में कभी नहीं रह पाएंगे। रवि, मेरे डोजो के विशेषाधिकार देश के विशेष बलों से बहुत अलग नहीं है, जितेंद्र ने हंसते हुए कहा। विशेष बलों के लड़ाकों को अच्छा वेतन और विशेष घर मिलते हैं। उनके पास केवल एक चीज है जो हमारे पास नहीं है, वो है हत्या का लाइसेंस, जो उन्हें किसी भी सामान्य व्यक्ति को मारने की अनुमति देता है, अगर स्थिति की मांग हो। बेशक उन्हें लोगों को बेतरतीब ढंग से मारने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी उच्च अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करनी है। हत्या का लाइसेंस। रवि ने इसके बारे में पहले सुना था कि विशेष बलों के लड़ाकों को किसी को मारने का अधिकार है। हालांकि हमारे डोजो के पास भी विशेष अधिकार हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ करता है तो आप इसकी रिपोर्ट डोजो को कर सकते हैं। डोजो के जांचकर्ताओं द्वारा स्थिति की पुष्टि करने के बाद वे जितेंद्र सुरक्षा विभाग से गुजरेंगे और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। जितेंद्र ने हंसते हुए कहा, अगर आप हमारे डोजो में शामिल होते हैं तो आपके पास पैसा, पद, सब कुछ होगा। आप मानवता की सीमाओं की ओर जितना चाहे उतना भाग सकते हैं। सीमाओं का डोजो। उद्धरण चिन्ह। जितेंद्र ने अपने बगल में रेनू की ओर इशारा किया। यह मेरा शिष्य रेनू है, जिसने हाल ही में एक राक्षस को मार डाला और इसके लिए लगभग 100 मिलियन पृथ्वी डॉलर कमाए। यदि आप इसे बदल देते हैं तो यह लगभग 300 मिलियन भारत डॉलर होगा। यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे यकीन है कि उसके स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है। रवि हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, सिर्फ एक राक्षस को मारने से आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आखिर उसने किस स्तर के राक्षस को मारा? रवि, कड़ी मेहनत करते रहो। तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, इसलिए निराश मत करो। जितेंद्र मुस्कुराया और रवि के कंधे को थपथपाया। बच्चे, कोई बात नहीं, आराम मत करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास योद्धा स्तर का लड़ाकू बनने का मौका है। हाँ हाँ। यह कहने के बाद दोनों लड़ाके जितेंद्र और रेनू हंसते हुए चले गए। रवि प्रशिक्षण हॉल में खड़ा था, उसके विचार उलझन में थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रशिक्षक जितेंद्र था या रहस्यमय लाल बालों वाला युवक रेनू। रवि उनकी हंसी और बातों में किसी तरह की लापरवाही महसूस कर सकता था। किसी तरह का जंगलीपन। लापरवाही, जंगलीपन। रवि के चेहरे पर मुस्कान उभरने लगी। हाँ, पुरुषों को इस दुनिया में लापरवाह होना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे मजबूत लड़ाकू ने पहले कहा था, एक सैनिक जो जनरल नहीं बनना चाहता, वह एक अच्छा सैनिक नहीं है।
एक लड़ाकू जो सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू नहीं बनना चाहता, उसके पास लड़ाकू का दिल नहीं है। अपने हाथ और पैर बांधकर अपना जीवन जीने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। आपको अपने लिए आसमान हिला देने वाला, धरती हिला देने वाला रास्ता बनाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 18 साल की उम्र वह होती है जब आपके जीवन का मूल्य स्थिर होना शुरू होता है। प्रशिक्षक जितेंद्र और रहस्यमय फाइटर रेनू से मिलने के बाद रेनू के विचार पूरी तरह से बदल गए। मैं यह करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सबसे मजबूत फाइटर हूँ। दूसरा सबसे मजबूत थंडर लॉर्ड ने क्रमशः डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो का निर्माण किया। यहाँ तक 5 महान देशों को भी उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। अगर वे यह कर सकते हैं, तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता? ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलते हुए रवि मुस्कुराया। लड़कों के सपने होते हैं, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। युवा आपकी पूंजी है। युवा भविष्य में अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सब कुछ आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। लड़ो। रवि, क्या आप वाकई संभावित फाइटर परीक्षा पास कर सकते हैं? वीर मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्लाए। हाँ, 1 जुलाई को मैं अपनी परीक्षा देने के लिए नीलम शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय लिमिट हॉल जाऊंगा। रवि मुस्कुराए। उनके सामने स्कूल था। रवि ने अपने सामने स्कूल के मैदान की ओर देखा और छात्रों का एक समूह देखा। जैसे ही उसने देखा, उसे लगा कि उसका नजरिया बदल गया है। मैं खुद को उनमें से एक समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम 2 अलग अलग दुनिया में हैं। वे कॉलेज जाएंगे, अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करेंगे और एक परिवार होगा, लेकिन मेरा रास्ता उनसे अलग है। रवि और वीर ने स्कूल में प्रवेश किया और अपनी अपनी कक्षाओं में विभाजित हो गए। स्कूल के गलियारे में चलते हुए, मैंने सुना है कि जब रवि अपनी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, तो वह परीक्षा कक्ष में बेहोश हो गया था। यह बहुत बुरा है। परीक्षा कक्ष में बेहोश हो जाना। दूर से रवि को देख रहे लोगों का एक समूह शांत स्वर में चर्चा कर रहा था। रवि का फिटनेस स्तर पहले से ही एक लड़ाकू के स्तर तक पहुंच गया है। उनकी उत्कृष्ट सुनवाई ने उन्हें छात्रों की चर्चाओं के हर शब्द को सुनने की अनुमति दी। सीनियर 5 कक्षा रवि की कक्षा है। रवि यहाँ है। भाई रवि। वहाँ पहले से ही काफी छात्र थे और उन्होंने सभी ने गर्मजोशी से अपना अभिवादन किया। रवि हंसे और सिर हिलाया। इन पुराने छात्रों में से अधिकांश का रवि के साथ एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनमें से कुछ रवि को नापसंद करते हैं। वे गर्मजोशी से पेश आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पुराने छात्र एक कोने में चुपचाप चर्चा कर रहे हैं। इतनी बुरी किस्मत, यह जीवन है, आप किसे दोष दे सकते हैं? अतीत में रवि कक्षा का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था। अच्छे ग्रेड और मार्शल आर्ट में कुशल। अब जब इस प्रतिभा के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो कई साधारण छात्रों के लिए खुशी का पल होगा। भले ही वे रवि के साथ एक अच्छे रिश्ते में हों, लेकिन इंसान तब खुश होता है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को गिरते हुए देखता है जो अतीत में इतना प्रतिभाशाली था। सोच रहा था आपके भी ऐसे दिन होते हैं। डिप्लोमा बांट रहे हैं। डिप्लोमा बांट रहे हैं और स्वीकृति आवेदन पत्र। हर कोई आकर उन्हें ले ले। तीनों कक्षा अधिकारियों ने डिप्लोमा और आवेदन पत्र पकड़े और पोडियम की ओर चले गए। सौरभ, जिया। अधिकारियों ने एक एक करके सभी के नाम चिल्लाए और डिप्लोमा और आवेदन पत्र सौंपे। रवि। इस ध्वनि के बाद पूरी कक्षा शांत हो गई। वस्तुतः सभी की निगाहें रवि पर टिक गई। छात्रों ने बहुत पहले उसके ग्रेड की जांच की थी और जानते थे कि वह 4 अंकों से विभाजन रेखा से चूक गया था। रवि। कक्षा अधिकारी लीला ने उसे डिप्लोमा और स्वीकृति फॉर्म सौंपा। रवि, चलो चले। वीर कक्षा के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। मेरा इंतजार करें। रवि ने आसानी से स्वीकृति फॉर्म को रोल किया और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। शुरू में शोर मचाने वाली कक्षा तुरंत शांत हो गई। कक्षा में हर छात्र जम गया। यह स्वीकृति फॉर्म है जो आप परीक्षा के बाद भरते हैं। इसे फेंकने की हिम्मत कौन करेगा? इस समय एक मोहिनी लड़की सदमे से चिल्लाई। रवि, आप इसे कैसे फेंक सकते हैं? आप अपना स्वीकृति फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। रवि एक विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि वह 1 साल फिर से करने जा रहा है और अगले साल फिर से परीक्षा देगा। आप लोग यह पता लगा सकते हैं। रवि संभावित लड़ाकू परीक्षा देने जा रहा है। कुछ बकवास विशेषज्ञ वर्ग या यहाँ तक फिर से करने के लिए क्यों? इतना मत कहो, चलो चलते हैं। रवि ने वीर को खींच लिया और उसके साथ चला गया। सभी छात्रों ने एक साथ कहा, क्या? संभावित लड़ाकू परीक्षा।
रवि संभावित लड़ाकू परीक्षा देने जा रहा है। सच में वह इतना अच्छा नहीं है ना? मुझे लगता है कि वीर सिर्फ झांसा दे रहा था। रवि पिछले साल ही एक कुलीन सदस्य बना था, वह इस साल संभावित लड़ाकू परीक्षा कैसे दे सकता था? अवचेतन रूप से कोई भी छात्र यह मानने को तैयार नहीं था कि रवि ने एक लड़ाकू का फिटनेस स्तर हासिल कर लिया है। एक लड़ाकू, वह एक अलौकिक अस्तित्व है। गौतम। एपिसोड 10। पिताजी, माँ, मैं शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज दोपहर का खाना खाने वापस नहीं आऊंगा। रवि एक बड़ा कटोरा दलिया पीने और 3 टुकड़े रोटी खाने के बाद उठ खड़ा हुआ। बस आज मेरी अच्छी खबर के लिए आज का इंतजार करें। परीक्षा पास करने के बाद मैं तुरंत फोन करूंगा। रीना लैन हंसा और फिर रविंद्र की ओर देखा। रविंद्र, क्या तुमने सुना? बेहतर होगा कि तुम अपना सेल फोन हर समय अपने पास रखो, या रवि तुमसे संपर्क भी नहीं कर पाओगे। मैं अपना सेल फोन लाना सुनिश्चित करूंगा, रविंद्र हंसा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। सुबह सुबह रवि छोटे दक्षिणी तट क्षेत्र को छोड़कर 11 मेट्रो लाइन से दिल्ली रोड स्टेशन तक गया और फिर दिल्ली शहर के केंद्र क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया। मेट्रो स्टेशन छोड़ने के बाद वह दिल्ली के डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय लिमिट हॉल पर पहुंचने से पहले 10 मिनट तक चला। रवि लगभग 6 बजे घर से निकला। जब तक वह पहुंचा तब तक लगभग 8 बजे हो चुके थे। यह प्रसिद्ध मिंग यू सेक्टर है। रवि शांत सेक्टर में विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। इस सेक्टर का नाम मिंग सेक्टर है और यहीं पर लिमिट हॉल स्थित है। यह आदमी, यह मिंग सेक्टर है, करीब मत आना। आप उनकी वर्दी देखकर ही बता सकते हैं कि वे पुलिस का हिस्सा नहीं है, बल्कि सेना का हिस्सा है। सैनिकों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सर कृपया पीछे हट जाएं। जैसे ही आप पीली रेखा वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, हमें आपको मौके पर ही गोली मारकर मार डालने का अधिकार है। बिल्कुल किंवदंतियों की तरह रवि ने अपने दिल में सोचा। दिल्ली में मिंग सेक्टर वह जगह है जहां डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय स्थित है। यहाँ न केवल लिमिट हॉल है, बल्कि कई लड़ाकों के घर भी हैं। अफवाहों के अनुसार यहाँ रहने वाले लोग लड़ाके और उनके परिवार हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी अपनी मर्जी से अंदर आने का अधिकार नहीं है। रवि ने अपने दिल में आश्चर्य व्यक्त किया। हर कोई। रवि छोटे सेक्टर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बोला, मैं डोजो ऑफ लिमिट्स का कुलीन सदस्य रवि हूँ। मैं आज यहाँ संभावित लड़ाकू परीक्षा देने आया हूँ। लिमिट हॉल हर महीने की पहली तारीख को संभावित लड़ाकू परीक्षा आयोजित करता है। ओह! गार्ड्समैन लाउंज से एक बूढ़ा गंजा आदमी हाथ में कंप्यूटर लेकर बाहर आया। युवक, तुम बहुत जल्दी आ गए, अभी तो सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं। इतनी कम उम्र में संभावित फाइटर की परीक्षा देना, तुम्हारा भविष्य असीम है। ठीक है, मैं तुम्हारी आईडी और एलीट मेंबर आईडी चेक करूं। रवि ने उन्हें थमा दिया। बीप। पहचान पत्रों को स्कैन करने के बाद कंप्यूटर के डिस्प्ले पर एक संदेश आया। 18 साल का। इस बूढ़े गंजे आदमी ने चौंक कर रवि को देखा और फिर हंसा। 18 साल की उम्र में संभावित लड़ाकू परीक्षा देने के लिए काफी बहादुर। बुरा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप आज इसे पास कर लेंगे। धन्यवाद सर, रवि ने उत्तर दिया। उसे अंदर आने दो। बूढ़े गंजे आदमी ने अपना हाथ लहराया। छोटे सेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा अपने आप खुल गया। इस समय एक सैनिक जो एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए था आगे बढ़ा और रवि का पीछा किया। सर, मैं आपको डोजो ऑफ लिमिट्स तक ले जाऊंगा। सेक्टर में प्रवेश करने के बाद कृपया इधर उधर न भागे। आपको केवल लिमिट हॉल में प्रवेश करने का अधिकार है, सेनानियों के घरों में नहीं। यदि आप यह नियम तोड़ते हैं, भले ही मैं कोई कदम न उठाऊं। देश और डोजो ऑफ लिमिट्स के बीच वास्तव में एक सहकारी संबंध था। कम से कम डोजो ऑफ लिमिट्स का मूल भारी सुरक्षा और रखवाली वाला होगा। वाह, हर इमारत एक निजी विला है। रवि ने चारों ओर देखा। सेक्टर के केंद्र को छोड़कर, जो कि बड़ा ऊंचा लिमिट हॉल टॉवर था, हर जगह एक निजी विला था। विला के बीच नकली पहाड़, पूल और लॉन थे। मिंग सेक्टर लिमिट हॉल के अंदर। जैसे ही रवि ने लिमिट हॉल की लॉबी में कदम रखा, सैनिक वापस चला गया। सर, क्या आप यहाँ प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा देने आए हैं? हॉल के अंदर एक खूबसूरत युवती मुस्कुराई। सर, कृपया वहीं बैठे। जब सुबह 10 बजे हो तो दूसरों के साथ परीक्षा दे। रवि ने स्पॉट को स्कैन किया और देखा कि बार में पहले से ही 3 लोग बैठे थे। उनमें से 2 चर्चा कर रहे थे जबकि एक सोफे पर चुपचाप बैठा था। उन सभी विला को देखो।
डोजो ऑफ लिमिट्स में एक फाइटर के रूप में शामिल होने से आपको यही लाभ मिलता है, सफेद शर्ट और पैंट पहने एक युवक ने कहा। जब तक आप एक फाइटर बन जाते हैं और डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाते हैं, आपको एक मुफ्त विला मिलेगा और आप यहाँ रह पाएंगे। हे, इस माहौल को देखो, यह कितना आरामदायक है। बेशक फाइटर सेक्टर बाहर के सभी अन्य सेक्टरों से अलग है। देखो, एक नया व्यक्ति आ रहा है। तीनों लोगों ने रवि को देखा। रवि ने थोड़ा सिर हिलाया और साइड में सोफे पर बैठ गया। कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, इसलिए बातचीत का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 और लोग आए, जिनमें से रवि ने किसी को नहीं पहचाना। हालांकि उनके चेहरे से वे तीनों थोड़े बड़े थे, शायद सभी की उम्र 3-0 साल से ज्यादा थी। उनमें से एक की उम्र तो 40 साल से भी ज्यादा थी। हाँ रवि, एक जोरदार आवाज आई। रवि चौंका, उसने अपना सिर घुमाया और देखा, और एक दुबला आदमी देखा जिसके चेहरे पर घिनौने निशान थे। आप भी भावी लड़ाकू परीक्षा देने आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई यांग। रवि ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यह थोड़ा शर्मनाक है। मैं पिछले महीने कोशिश करने आया था, लेकिन दुख की बात है कि मेरी गति केवल 24.9 मीटर सेकंड थी। यह बस थोड़ी सी ही दूर थी। योगी ने असहाय होकर कहा। वास्तव में योगी मुट्ठी की ताकत और प्रतिक्रिया की गति में बहुत पहले पास हो गया था। यह सिर्फ यह है कि गति उसका कमजोर बिंदु है। हालांकि इस साल से योगी की गति में सुधार होने लगा। 24.9 मीटर और 25 मीटर वास्तव में एक बड़ा अंतर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे 25 मीटर सेकंड का ग्रेड मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे यकीन है कि इस बार आप पास हो सकते हैं भाई योगी। मुझे यकीन है इस बार भी तुम फेल हो जाओगे, बगल से एक तेज आवाज आई। रवि ने देखा और बात करने वाला एक पूरी दाढ़ी वाला तगड़ा आदमी था। यांगवू ने तुरंत गुस्से से कहा, टोंग नाम का लड़का, तुमने मेरे बारे में बात करने की हिम्मत की? क्या तुमने परीक्षा नहीं दी और 2 बार पहले ही फेल नहीं हो गए? तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति से मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम 2 या 3 साल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। चुप। लॉबी के केंद्र से एक ठंडी आवाज आई। वहां मौजूद 8 लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को डोजो की वर्दी पहने देखा। चलो सभी लोग मेरे पीछे ऊपर आए और परीक्षा दे। याद रखना, ऊपर पहुंचने के बाद अच्छा व्यवहार करना। दिल्ली शहर के मुख्यालय से हमारे पुराने दोस्त आज आए हैं, इसलिए परेशानी मत करो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह घमंडी पूरी दाढ़ी वाला योगी। यह जान ले, दिल्ली शहर में 12 डोजो ऑफ लिमिट्स और लिमिट हॉल हैं। प्रत्येक सेक्टर के डोजो ऑफ लिमिट्स के मास्टर को प्रशिक्षक कहा जाता है। लिमिट हॉल के मास्टर को मुख्य प्रशिक्षक कहा जाता है। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद गीली वर्दी पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 6 दबाया। डीआई। लिफ्ट 6ठी मंजिल पर पहुंच गई। हुआ। लिफ्ट का दरवाजा खुला और जो दिखाई दिया वह एक विशाल प्रशिक्षण हॉल था जिसके अंदर लगभग 1 दर्जन लोग थे। रवि ने उनमें से एक को प्रशिक्षक जितेंद्र के रूप में पहचाना। वे यहाँ हैं। बातचीत बंद करो। गीले लंबे बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बोला और उन सभी ने रवि के समूह को देखा। उनकी निगाहों का सामना करते समय रवि का समूह तनाव में आ गया। वे जानते थे। परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, खुले लंबे बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने आदेश दिया। रवि ने इस आदमी को पहले भी इंटरनेट पर देखा है। वह लिमिट हॉल का मालिक है, दिल्ली शहर का मुख्य प्रशिक्षक टोंग। एक एक करके आओ और मुझे अपना आईडी दो। जिस लड़ाकू ने रवि के समूह का नेतृत्व किया था, उसने उनकी आईडी ली और उन्हें मुख्य प्रशिक्षक टोंग को सौंप दिया और हंसा। बॉस, आज काफी लोग हैं। उनमें से 8 हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, टोंग ने बेतरतीब ढंग से एक आईडी निकाली और उसे अपने बगल में मशीन पर स्कैन किया। बीप। एक क्रिस्टल जैसा डिस्प्ले जो लगभग पारदर्शी था, मशीन से निकला और बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित की। पहले वाले टोंग, मुख्य प्रशिक्षक, उदासीन था। अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण शुरू करें। यहाँ तक आप में से जो लोग सेना से बाहर आए हैं, वे परीक्षण के लिए मेरे लिमिट हॉल में आते हैं। दिलचस्प है, डोजो दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनकी परीक्षाओं की उच्च विश्वसनीयता है। आपके परीक्षा परिणामों को पृथ्वी पर हर देश के हर क्षेत्र में मान्यता प्राप्त होगी। यहाँ तक सेना या पारंपरिक मार्शल कलाकार भी परीक्षा देने के लिए डोजो ऑफ लिमिट्स में आएंगे।
अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करें, मुख्य प्रशिक्षक ने आदेश दिया। हाँ। पूरी दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। अपने बाएं हाथ को अपने चेहरे के सामने और आंखों को चौड़ा करके उसकी दाहिनी मुट्ठी एक चाप के माध्यम से उड़ गई और बड़ी मशीन से टकरा गई, जो केवल थोड़ा सा हिली। मशीन के डिस्प्ले पर तुरंत नंबर प्रदर्शित हुआ, 986 किग्रा। पास। अगला, रवि मुख्य प्रशिक्षक ने यादृच्छिक रूप से दूसरी आईडी चुनी और इसे मशीन पर स्कैन किया। उन्होंने वर्णनात्मक व्यक्तिगत जानकारी पढ़ी और चौंकने से नहीं बच सके। 18 साल का। हम अभी भी नहीं जानते कि वह वास्तव में कुशल है या नहीं। बगल में मौजूद लड़ाकों के समूह में से एक मोटा अनुभवी व्यक्ति ने उपहास किया, उसे शायद पता नहीं है कि वह किससे निपट रहा है और उसके पास कोई ताकत नहीं है। प्रशिक्षक जितेंद्र ने गुस्से से कहा, क्या ईर्ष्यालु! आपके उत्तरी खंड में इस तरह की कोई प्रतिभा नहीं है। रवि, उन्हें मेरे जियान खंड के सदस्यों की ताकत दिखाओ। हाँ प्रशिक्षक। रवि आगे बढ़ा और मुट्ठी शक्ति परीक्षक मशीन की ओर बढ़ गया।